उच्च शिक्षा विभाग की इस महत्वाकांक्षी योजना वर्चुअल क्लास में आप सभी का स्वागत है। सम्माननीय प्राध्यापकगण, मेरे प्रिय छात्र छात्राएं, मैं डॉक्टर महेंद्र सिंघई, गवर्नमेंट गीतांजलि गर्ल्स कॉलेज भोपाल से हूं। आज मेरे जो लेक्चर का टॉपिक है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। जैसा कि आप जानते हैं कि बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर में जो आपका मैनेजमेंट ग्रुप प्रबंध समूह का जो पेपर है बिजनेस लॉ, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी सेकेंड यूनिट का पार्ट है, अर्थात द्वितीय इकाई में आपकी ये टॉपिक है एजेंसी अनुबंध। आज हम उस पर आप सभी से चर्चा करेंगे और आपकी जो भी जिज्ञासाएं हों वो मुझसे आप जरूर मेरे सामने रखें। कोशिश करूंगा कि आपकी जिज्ञासाओं को मैं पूरा करूं। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी का जो आज का हमारा लेक्चर है उसके जो मेन पॉइंट्स रहेंगे जिन पर कि हम चर्चाएं करेंगे, उसमें अर्थ एवं परिभाषाएं, मीनिंग एंड डेफिनेशंस, एजेंसी के तो या लक्षण, एजेंट कौन बन सकता है, हु मे बी एन एजेंट, क्या एजेंसी अनुबंध के लिए प्रतिफल आवश्यक है, एजेंसी की स्थापना, क्रिएशन ऑफ एजेंसी, एजेंट के भेद, एजेंट के कर्तव्य, ड्यूटीज ऑफ एजेंट, एजेंट के अधिकार, राइट्स ऑफ एजेंट। इन मेन बिंदुओं पर आज हमारा लेक्चर पूरा आधारित रहेगा। एजेंसी अनुबंध की डेफिनेशन बताने से पहले मैं आपसे चर्चा करना चाहूंगा कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी, सबसे पहले अपन ये देखें कि कॉन्ट्रैक्ट हम किसको कहते हैं। इस पेपर की प्रथम इकाई में आपने दो शब्दों की परिभाषाएं पढ़ी हैं, ठहराव एग्रीमेंट और अनुबंध कॉन्ट्रैक्ट। ठहराव हम उसको कहते हैं जब कोई एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के समक्ष कोई प्रस्ताव रखता है, व्यक्ति उस पर अपनी सहमति देता है, तो उसको हम ठहराव कहते हैं, एग्रीमेंट। अनुबंध किसको कहते हैं? बेसमस्त ठहराव जो राजनियम द्वारा प्रवर्तनीय होते हैं वो अनुबंध कहलाते हैं। दो शब्द इसमें आए हैं, राजनियम और प्रवर्तनीय। राजनियम का मतलब होता है कानून के द्वारा और प्रवर्तनीय का मतलब होता है लागू करवाना। कुछ ऐसे ठहराव होते हैं जो राजनियम के द्वारा प्रवर्तनीय नहीं हो सकते हैं। ठहराव होते हैं वो, लेकिन वो अनुबंध का रूप धारण नहीं कर पाएंगे। जैसे मान लीजिए ए ने बी के समक्ष चोरी करने का प्रस्ताव रखा, बी ने उस पर अपनी सहमति दे दी, ये ठहराव हो चुका है, एग्रीमेंट हो चुका है, लेकिन ये अनुबंध का रूप धारण नहीं कर पाएगा। चोरी करना गैर कानूनी है। दूसरा उदाहरण, एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति के समक्ष अपनी एक साइकिल 1500 रुपए में बेचने का प्रस्ताव रखा। दूसरे व्यक्ति ने उस प्रस्ताव पर अपनी सहमति दी, अर्थात साइकिल को खरीदने की अपनी सहमति दी। ये ठहराव भी है और ये अनुबंध भी रहेगा। क्यों? क्योंकि यदि दूसरा पक्षकार साइकिल लेने से मना करता है या पहला पक्षकार देने से मना कर सकता है, तो एक दूसरे पक्षकार कोर्ट में जाने के लिए स्वतंत्र हैं, अर्थात इस अनुबंध को वो कोर्ट से लागू करवा सकते हैं। तो ये थोड़ा सा आपको ठहराव, एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट के बीच अंतर समझना बहुत जरूरी था। अब हम देखें, हमने ठहराव
को समझा, हमने अनुबंध को समझा। अब हम देखेंगे कि एजेंसी का अनुबंध क्या है। एजेंसी का अनुबंध जानने से पहले हम देखें कि एजेंट और नियोक्ता कौन होता है। नियोक्ता का मतलब मालिक से होता है। सामान्य भाषा में नियोक्ता का मतलब मालिक से होता है। एजेंट वह व्यक्ति होता है जो मालिक की ओर से कार्य करने के लिए नियुक्त हुआ है। ठीक है, हमने देखा एजेंट कौन और नियोक्ता कौन। नियोक्ता का मतलब मालिक से। एजेंसी की परिभाषा में आप देख रहे हैं, नियोक्ता एवं एजेंट के मध्य अनुबंध को एजेंसी कहते हैं। अर्थात एजेंट और मालिक के बीच जो कॉन्ट्रैक्ट होता है कार्य करने का, उसको ही हम क्या कहते हैं, एजेंसी कहते हैं या कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी कहेंगे। एजेंट की परिभाषा भी भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 182 में दी हुई है। एक बात आपको बता दूं, ये जो पेपर है बिजनेस लॉ, ये बिल्कुल लॉ का पेपर है। इसमें आपको वैसे ही अंक मिलते हैं यदि आपने बहुत अच्छे से आंसर लिखा। तो जिस प्रकार आपको अकाउंट में नंबरिंग होती है, उस प्रकार इसमें भी वैसे ही अच्छे अंक प्राप्त करेंगे, बशर्ते टू द पॉइंट आप इसमें लिखेंगे, क्योंकि इसमें लॉ का पेपर है। जो आपसे पूछा गया है, यदि आपने उसका सही उत्तर दिया तो फुल मार्क्स आपको मिलेंगे। भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 182 कहती है, एक एजेंट वह व्यक्ति है जो कि दूसरे की ओर से कोई कार्य करने के लिए, ध्यान से आप सुनिए, एक एजेंट वह व्यक्ति है जो दूसरे की ओर से कोई कार्य करने के लिए अथवा तृतीय पक्षकार के साथ व्यवहार में किसी दूसरे व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करने के लिए नियुक्त किया जाता है। निश्चित रूप से एजेंट जो होता है वो दूसरे की ओर से कार्य करने के लिए नियुक्त होता है, और वो दूसरा व्यक्ति कौन होता है, दूसरा व्यक्ति मालिक होता है। ठीक है, किसके लिए कहा, मालिक की ओर से वो कार्य करता है किसके साथ कार्य करता है, किसी तीसरे पक्षकार के साथ में। ठीक है ना। हम इस पेपर में एक चीज और आप लोग याद रखिए, जितने आप एग्जाम्पल कोड करेंगे इस पेपर में, वह उतना ही आपके लिए स्कोरिंग रहेगा, लेकिन वह उदाहरण तार्किक होना चाहिए। कुछ तो अभी नहीं चलेंगे उस उदाहरण। ठीक है, दो आप इसमें चित्र देख रहे हैं। एक देख रहे हैं, जैसे मान लीजिए कार बनी हुई है, मारुति है। ठीक है, माई कार, सत्यम, जीवन मोटर्स। तो जो मारुति कंपनी है उसने अपनी एजेंसी जैसे भोपाल में माई कार को दे रखी है, सत्यम मोटर्स को दे रखी है, जीवन मोटर्स को दे रखी है। तो मालिक कौन कहलाएगा मारुति कंपनी। और उसके किसको एजेंसी दी हुई है, माई कार, सत्यम, जीवन मोटर्स। ये मेरा केवल एक एग्जाम्पल था एजेंसी को समझाने का। दूसरा एक और आप देख रहे होंगे आपकी स्क्रीन पर है, MBH पंप्स। ये बहुत ही एक कंपनी है जिसने मान लीजिए अपनी गुप्ता सेल्स एजेंसी को अपना एजेंट बनाया। तो MBH पंप्स और गुप्ता के बीच में, गुप्ता सेल्स एजेंसी के बीच जो अनुबंध होगा, दैट इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। क्लियर हो गया आपको। तो ये था एजेंसी, एजेंट और नियोक्ता। क्लियर। अब हम देखेंगे एजेंसी के तत्व या लक्षण, इसको हम एजेंसी की विशेषताएं भी कहते हैं। सर्वप्रथम हम आपको बता दें कि वैध अनुबंध में जो लक्षण होते हैं वह लक्षण इसमें भी रहेंगे, कुछ एक आध को छोड़कर, वो हम चर्चा करेंगे आपसे। तो आपने पढ़ा होगा कि इसकी प्रथम इकाई में आपने वैध अनुबंध के आवश्यक लक्षणों का अध्ययन किया। जैसे वैध अनुबंध के लक्षणों में आपने पढ़ा होगा कि प्रस्ताव और स्वीकृति होना, पक्षकारों में अनुबंध करने की क्षमता होना, अर्थात पक्षकार
वयस्क होना चाहिए, स्वतंत्र स्वस्थ मस्तिष्क का होना चाहिए, पागल दिवालिया नहीं होना चाहिए, स्वतंत्र सहमति फ्री कंसेंट, जो दूसरा पक्ष का अपनी सहमति देता है वह सहमति स्वतंत्र होना चाहिए, फ्री कंसेंट, अर्थात वह सहमति कपट के द्वारा, मिथ्या वर्णन के द्वारा, गलती के द्वारा, अनुचित प्रभाव के द्वारा प्रभावित नहीं होना चाहिए। न्यायोचित उद्देश्य, प्रत्येक अनुबंध का उद्देश्य न्यायोचित होना चाहिए। एक उसमें आपने देखा होगा प्रतिफल का होना, लेकिन उधर आपने ये भी पढ़ा होगा कि प्रत्येक अनुबंध के लिए प्रतिफल का होना आवश्यक है, लेकिन कुछ अपवाद ऐसे हैं जिसमें यदि प्रतिफल नहीं भी हो तो भी वह अनुबंध वैध माना जाता है। उसमें एक अनुबंध एजेंसी का भी है, ठीक है। अगर इसमें प्रतिफल ना भी हो तो भी एजेंसी का अनुबंध वैध रहेगा। तो जो हमारे वैध अनुबंध के लक्षण हैं या वैध अनुबंध की जो विशेषताएं हैं वो तो इसमें रहेंगी ही, वो तो इसकी विशेषताएं हैं ही। उसके अलावा इसकी कुछ और विशेष विशेषताएं होती हैं, जैसे पहला ठहराव का होना। ये तो अपन वैध अनुबंध के आवश्यक लक्षणों में अपन पढ़ चुके हैं कि प्रत्येक अनुबंध के लिए ठहराव का होना तो जरूरी है। प्रत्येक अनुबंध के लिए ठहराव का होना जरूरी है, ठीक है ना। प्रत्येक ठहराव अनुबंध हो ये जरूरी नहीं है, ठीक है, लेकिन प्रत्येक अनुबंध के लिए ठहराव तो होगा। अर्थात एक व्यक्ति उस पर अपना प्रस्ताव रखेगा, दूसरा व्यक्ति उस पर अपनी सहमति देगा। अगर वो राजनियम द्वारा प्रवर्तनीय हो सकता है तो वह अनुबंध का रूप धारण कर लेगा। तो इसका जो एलिमेंट्स ऑफ एजेंसी में या इसका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी लक्षणों में प्रथम क्या है? ठहराव का होना, एग्रीमेंट दोनों के बीच में, दो पक्षकारों के बीच में। तो इसमें दो पक्षकार कौन से होते हैं? एक एजेंट होता है और दूसरा मालिक होता है, जिसको कि हम यहाँ इस विषय की भाषा में नियोक्ता कहते हैं, प्रधान कहते हैं जिसको अपन, ठीक है ना। दूसरा है नियोक्ता द्वारा अधिकृत होना, ऑथराइज्ड बाय प्रिंसिपल, ठीक है। प्रत्येक एजेंट के लिए यह आवश्यक है कि वो किसके द्वारा अधिकृत होना चाहिए? नियोक्ता के द्वारा। ऐसा नहीं कि कोई व्यक्ति नहीं बन सकता एजेंट, ऑथराइज्ड बाय द प्रिंसिपल। इसकी दूसरी ये महत्वपूर्ण विशेषता है, नियोक्ता की ओर से कार्य, एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल। प्रत्येक एजेंट जो कार्य करता है वह कार्य नियोक्ता की ओर से किया हुआ माना जाता है। ये ध्यान रखिएगा आप लोग, जो भी कार्य एजेंट के द्वारा किया जाता है वह वैसा ही माना जाएगा कि वह कार्य एक नियोक्ता, प्रधान या मालिक द्वारा किया गया है, क्योंकि एजेंट उसका प्रतिनिधि होता है। क्लियर? देखिए आगे ये चीज, प्रतिफल आवश्यक नहीं है। जब हमने वैध अनुबंध के आवश्यक लक्षण पढ़े होंगे, आपने उसमें ये पढ़ा था कि प्रतिफल का होना आवश्यक होता है एक वैध अनुबंध, लेकिन कुछ वहाँ अपवाद भी थे। उन अपवादों में ये एजेंसी का भी अनुबंध था कि एजेंसी का अनुबंध प्रतिफल रहित होता है तो भी वो कैसा माना जाएगा? वैध माना जाएगा, ठीक है। तो एजेंसी के अनुबंध में प्रतिफल होना जरूरी नहीं है, बिना प्रतिफल के भी एजेंसी का अनुबंध वैध माना जाता है। क्लियर हो गया आपको? पक्षकार, ये भी हमने वैध अनुबंध के आवश्यक लक्षणों में पढ़ा। किसी भी ठहराव को बनने के लिए दो पक्षकार का होना जरूरी है, एक वह है जो प्रस्ताव रखता है, एक वह है जो उस पर स्वीकृति देता है। इसमें कौन दो पक्षकार होंगे? नियोक्ता होगा और दूसरा एजेंट होगा। केवल अगर मान लीजिए नियोक्ता के होने से हम कहें कि एजेंसी निर्मित हो जाएगी, नहीं होगी, उसके लिए एजेंट का होना बहुत जरूरी है, अन्यथा वो ना तो ठहराव बन पाएगा और ना ही वो अनुबंध का रूप धारण कर पाएगा। तो प्रत्येक ठहराव या अनुबंध के बनने के लिए पक्षकारों का, दो पक्षकारों का होना अत्यंत आवश्यक होता है। नियोक्ता के प्रति उत्तरदायित्व, रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स प्रिंसिपल। प्रत्येक एजेंट पूर्ण रूप से अपने नियोक्ता के प्रति उत्तरदायित्व
होता है। ठीक है, अगला है विश्वास आश्रित संबंध, म्यूचुअल फेथ रिलेशनशिप। देखिए, जैसा कि आप वाणिज्य के विद्यार्थी हैं, जब व्यापार होता है तो उसमें विश्वास एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी होती है। हाँ, आप लोगों ने देखा होगा वाणिज्य में कि उधार विक्रय भी होता है, सब प्रकार का नगद होता है, उधार होता है, और जब वहां पर कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आपसी विश्वास पर ही आधारित होती है, ठीक है ना, तो दोनों के बीच में, एजेंट और नियोक्ता के बीच एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग या विश्वास आश्रित संबंध होना चाहिए। क्लियर हो गया? ये इसकी महत्वपूर्ण विशेषताएं थी। जब आप इसका उत्तर लिखेंगे तो उसमें आपको ये भी उल्लेखित शुरू में करना है कि वैध अनुबंध में कुछ वैध अनुबंध के लक्षण होते हैं, वो इसके भी लक्षण होते हैं, वो आप इसमें बता सकते हैं, उल्लेखित कर सकते हैं कि पक्षकारों में स्वतंत्र सहमति होना चाहिए, ठीक है ना, फ्री कंसेंट होना चाहिए, पक्षकारों में अनुबंध करने की क्षमता होना चाहिए, ये आप उल्लेखित कर सकते हैं। ये कुछ इसके विशेष लक्षण हैं जो मैंने आपके सामने उल्लेखित किए। अब एजेंट कौन नियुक्त कर सकता है? हु मे एम्प्लॉय एन एजेंट। धारा 183, एक बात आपको बता दूं, मैंने इसमें धाराएं कोड की हैं। आप उत्तर लिखते समय यदि आपको धाराएं याद हैं तो ही आप लिखें तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर धाराएं याद नहीं हैं तो आप बिल्कुल उसका गलत उल्लेखित मत करिए, नहीं तो वो सब अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। ये ध्यान रखिएगा आप लोग। 183 कहती है कि एजेंट कौन नियुक्त कर सकता है? वह प्रत्येक व्यक्ति जो वयस्क है, जो स्वस्थ मस्तिष्क का है, वो एजेंट नियुक्त कर सकता है। क्लियर हो गया? मतलब प्रत्येक वयस्क व्यक्ति, प्रत्येक स्वस्थ मस्तिष्क का व्यक्ति एजेंट अपना बना सकता है। एजेंट कौन बन सकता है? हु मे बी एन एजेंट। ठीक है, धारा 184 कहती है कोई भी व्यक्ति एजेंट बन सकता है, किंतु नियोक्ता के प्रति उत्तरदायी ठहराने के लिए वह वयस्क तथा स्वस्थ मस्तिष्क वाला हो, तभी तो हम उसको नियोक्ता के प्रति उत्तरदायी ठहराएंगे, ठीक है ना। अगर अवयस्क होगा तो कैसे ठहराएंगे? इसीलिए कोई भी व्यक्ति एजेंट बन सकता है, किंतु नियोक्ता के प्रति उत्तरदायी ठहराने के लिए वह वयस्क तथा स्वस्थ मस्तिष्क वाला होना चाहिए। प्रश्न आया, क्या एजेंसी के लिए प्रतिफल आवश्यक है? क्यों कि जब हमने वैध आवश्यक लक्षण आप लोगों ने पढ़े होंगे तो वहां लिखा था कि वैध अनुबंध के लिए प्रतिफल का होना आवश्यक है, लेकिन अपवादों में आपने पढ़ा होगा कि एजेंसी अनुबंध के लिए प्रतिफल का होना आवश्यक नहीं है। धारा 185 कहती है एजेंसी के लिए प्रतिफल आवश्यक नहीं है। एजेंसी निःशुल्क तथा सशुल्क दोनों प्रकार की हो सकती है, ठीक है, दोनों प्रकार की हो सकती है। प्रतिफल हो भी सकता है, प्रतिफल नहीं भी हो सकता है। क्लियर? मान लीजिए आपको ट्रू फॉल्स में प्रश्न पूछ सकते हैं, प्रतिफल एजेंसी के लिए प्रतिफल का होना आवश्यक है, अगर ये पूछ लिया, ठीक है, तो ये कथन असत्य हो गया ना, क्योंकि बिना प्रतिफल का अनुबंध प्रतिफल की एजेंसी होती है। इन्हीं से आपके कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बन सकते हैं। अगला जो बिंदु है, एजेंसी की स्थापना की विधियां, मेथड्स ऑफ क्रिएशन ऑफ एजेंसी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एजेंसी की स्थापना की कौन कौन सी विधियां हैं, वो कौन कौन से मेथड्स हैं जिनसे एजेंसी स्थापित होती है। सबसे पहला है वो स्पष्ट अधिकार द्वारा, बाय एक्सप्रेस अथॉरिटी, गर्भित अधिकार द्वारा, बाय इंप्लाइड अथॉरिटी, आवश्यकता द्वारा, बाय नेसेसिटी, पुष्टिकरण द्वारा, बाय रेटिफिकेशन, प्रत्यावरोध या प्रदर्शन। ठीक है, अब हम इसका आपको शुरू में एक एक इसका विवरण भी आपको हम समझाते चलें। स्पष्ट अधिकार द्वारा,
एजेंसी की स्थापना की विधियां, सबसे पहला है स्पष्ट अधिकार द्वारा, बाय एक्सप्रेस अथॉरिटी। एजेंसी की है प्रथम विधि है, अर्थात एक मालिक एक नियुक्ता लिखित अधिकार द्वारा, मौखिक अधिकार द्वारा अपने एजेंट नियुक्त कर सकता है। क्लियर हो गया? बिल्कुल स्पष्ट अधिकार। लिखित में भी कह सकता है कि एक्स हमारा एजेंट है, मेरी ओर से वह कार्य करेगा, लिखित में दे दिया। मौखिक के द्वारा भी स्पष्ट किया जा सकता है कि एक्स हमारा, आप हमारे एजेंट, हमारी ओर से आप काम करें। अगर मान लीजिए लिखित और मौखिक अधिकार के द्वारा अगर कोई मालिक अपना एजेंट नियुक्त करता है तो वहां पर एजेंसी की स्थापना हो जाएगी। कौन सी विधि के द्वारा? स्पष्ट अधिकार द्वारा। क्लियर हो गया? जैसे मान लीजिए भोपाल में कोई प्रधान या मालिक, इंदौर में वह राम एंड कंपनी को अपना स्पष्ट अधिकार दे के अपना एजेंट नियुक्त करता है, लिखित में अधिकार दे, तो दोनों के बीच एजेंसी की स्थापना हो जाएगी। किस विधि के द्वारा? स्पष्ट अधिकार के द्वारा। दूसरा है गर्भित अधिकार के द्वारा। स्पष्ट अधिकार में आपने देखा कि बिल्कुल लिखित है, मौखिक दिखेगा, वो अधिकार जो दिया हुआ लिखित में रहेगा, मौखिक रहेगा, वहां पर जो एजेंसी की स्थापना होगी वो स्पष्ट अधिकार। अब गर्भित अधिकार द्वारा कभी कभी क्या होता है कि एक मालिक द्वारा जब एजेंट को नियुक्त किया जाता है तो वो स्पष्ट अधिकार के द्वारा नियुक्त नहीं करता है, मान लो, लेकिन उसके हाव भाव से, उसके व्यवहार से अगर ये प्रदर्शित होता है कि यह किसी दूसरे व्यक्ति की ओर से कार्य कर रहा है तो वह गर्भित अधिकार द्वारा एजेंसी की स्थापना होगी। जैसे मान लीजिए ए प्रधान है, बी उसकी ओर से कोई कार्य करता है, सी तृतीय पक्षकार बी की ओर कोई सामान खरीदने आता है, ए भी है वहां पर उपस्थित। स्पष्ट अधिकार के द्वारा उसने एजेंसी की स्थापना अभी की नहीं है उसका, लेकिन सी को वह माल बेच देता है, ये बिल्कुल चुप खड़ा रहता है। ठीक है, तो यहां पर दोनों के बीच एजेंसी का अनुबंध माना जाएगा, लेकिन वो कौन से अधिकार के द्वारा? गर्भित अधिकार के द्वारा। ठीक है, क्यों? ए ने कुछ नहीं कहा, इसका मतलब ये माना जाएगा कि ए की उस पर मौन स्वीकृति है। ठीक, तो ये गर्भित अधिकार के द्वारा एजेंसी की स्थापना वहां पर हो जाएगी। आवश्यकता के द्वारा कभी कभी क्या होता है, ऐसी आवश्यकता हो जाती है कि एजेंसी का अनुबंध नियुक्त तो हो ही जाता है। जैसे मान लो कोई पशु रेलवे के बोगी में आ रहा है ना, गाय आ रही समझ लीजिए आप, उसका मालिक उसको छुड़ाने नहीं आता है कुछ दिन, तो जब तक वो छुड़ाने नहीं आया तब तक रेलवे ने उसको पूरा घास पानी ये सब चराया वगैरह किया। तो यहां पर दोनों के बीच एजेंट और मालिक का संबंध हो जाएगा। ठीक है, कई बार ऐसी चीजें भी होती हैं कि आवश्यकता के द्वारा भी एजेंसी का अनुबंध स्थापित हो जाता है। ठीक है ना। पुष्टिकरण द्वारा, आप पहले इस शब्द को समझें, पुष्टिकरण द्वारा। ठीक है ना, कभी कभी आप लोगों ने सुना होगा कि जब कोई न्यूज आती है, ठीक है, न्यूज आती है तो कुछ न्यूज संवाददाता कहते हैं कि ये भाई अधिकृत नहीं है, अभी इसकी पुष्टि नहीं की गई है कहीं से, ठीक है ना, सत्यता को प्रमाणित नहीं किया गया है, दैट इज पुष्टिकरण। जैसे उन्होंने कहा साहब यहाँ पर बाढ़ आ गई और इतने व्यक्ति उसमें मरने की संभावना है, लेकिन ये आंकड़ा भी किसी भी अधिकृत एजेंसी के द्वारा पुष्ट नहीं है, अर्थात वो सही है कि नहीं, इसकी पुष्टिकरण कोई जो अधिकृत एजेंसी होती है जैसे शासन, अगर वह अपनी पुष्टि कर देता है, उस सत्य को प्रमाणित कर देता है, दैट इज पुष्टिकरण। ठीक, पुष्टिकरण द्वारा भी एजेंसी की स्थापना होती है। जैसे मान लीजिए ए की ओर से बी कार्य कर रहा है, दोनों में आपस में लिखित अनुबंध के द्वारा एजेंसी की स्थापना नहीं हुई। बी की ओर से उसने कार्य कर दिया, ए की ओर से बी ने कार्य कर दिया, बाद में ए ने उसकी पुष्टिकरण कर दी कि हाँ ये हमारा एजेंट है। क्लियर। तो हाँ,
पुष्टिकरण के द्वारा एजेंसी की स्थापना हो गई। ठीक है, प्रदर्शन द्वारा कभी कभी क्या होता है, जैसा एक्चुअल में ये गर्भित अधिकार द्वारा जैसा है, लगभग वैसा ही है कि ए की कोई दुकान है, बी उस पे काम कर रहा है। ठीक है, अभी एजेंसी की स्थापना नहीं है उनके बीच में। बी ने सी को कोई माल बेच दिया। ठीक, ए ने ऐसा प्रदर्शित किया, बिल्कुल मौन खड़ा हुआ है कि सी ने सोचा कि ये इसका बिल्कुल एजेंट है, इसका एजेंट है। ठीक है, जबकि लिखित में उसको एजेंट नियुक्त नहीं किया, लेकिन उसके प्रदर्शन से, उसके हाव भाव से, उसके व्यवहार से ऐसा महसूस हुआ कि इन दोनों के बीच में एजेंसी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी है। क्लियर हो गया? तो ये होता है प्रदर्शन के द्वारा। कभी कभी कोई लॉ प्रचलित हो जाता है तो भी एजेंसी की स्थापना दोनों पक्षकारों के बीच होता है। कभी कभी कुछ ऐसे लॉ होते हैं कि वो लॉ के प्रचलन में आ जाने के कारण, ठीक है, वो दोनों के बीच में एजेंसी की स्थापना हो जाती है। हम देखें एजेंट के प्रकार, कई प्रकार के एजेंट होते हैं। ठीक है, सामान्य एजेंट, सामान्य एजेंट बोलचाल की भाषा में जो, जैसे मान लीजिए कि ए की ओर से बी कार्य कर रहा है, ए का मुख्य कार्यालय मान लीजिए इंदौर में है, बी उसका एजेंट है जो भोपाल में कार्य कर रहा है, तो वो एक सामान्य एजेंट कहलाएगा। ठीक है ना। विशिष्ट एजेंट इसको किसको कहते हैं? जब कोई विशेष कार्य के लिए, विशेष कार्य के लिए, कुछ समय के लिए, वह कार्य पूरा होने तक अगर कोई एजेंट बनता है तो विशिष्ट एजेंट कहलाता है। जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति को अपनी कुछ प्रॉपर्टीज बेचना है, केवल मान लीजिए 2 मकान बेचना है, और उसने अपना एजेंट बना दिया कि तुम इसको बेचिए, वो एक निश्चित जो भी होगा कमीशन आपको दिया जाएगा। ठीक है, दोनों मकान उसने बेच दिए, वो विशिष्ट एजेंट हो जाएगा, क्योंकि कोई विशिष्ट कार्य करने के लिए, विशिष्ट काम के लिए उसको एजेंट बनाया गया है, इसलिए उसको हम क्या कहेंगे? विशिष्ट एजेंट। व्यापारिक एजेंट, ये जो सामान्य एजेंट होता है, व्यापारिक एजेंट वह होता, लगभग वही होता है। व्यापारिक एजेंट मतलब जो व्यापार, स्पेशली व्यापारिक कार्य करने के लिए जो एजेंट नियुक्त किया जाता है उसको हम व्यापारिक एजेंट कहते हैं। अव्यापारिक एजेंट, कई बार कुछ ऐसे भी होते हैं जो अव्यापारिक कार्य होते हैं, जैसे कई बार टेक्निकल सलाह देने के लिए कुछ एजेंट्स होते हैं, कुछ कानूनी सलाह देने के लिए कुछ एजेंट्स होते हैं, तो वो क्या हो जाएंगे? अव्यापारिक एजेंट हो जाएंगे। क्लियर हो गया? अब हम देखें, ये भी महत्वपूर्ण है, आपको कई विगत कई परीक्षाओं में प्रश्न पूछा गया है कि नियोक्ता के प्रति एजेंट के क्या कर्तव्य हैं। नियोक्ता के प्रति एजेंट के कर्तव्य, उसके बाद अपन पढ़ेंगे नियोक्ता के प्रति एजेंट के अधिकार। ठीक है, तो नियोक्ता के प्रति एजेंट के क्या कर्तव्य हैं? एजेंट्स ड्यूटीज टुवर्ड्स हिज प्रिंसिपल, नियोक्ता के प्रति। ठीक है, सबसे पहला है आदेशानुसार व्यापार का संचालन करना। पहला कर्तव्य एजेंट का, हम किसके कर्तव्य देख रहे हैं? एजेंट के कर्तव्य। ड्यूटीज ऑफ एजेंट्स टुवर्ड्स हिज प्रिंसिपल। आदेशानुसार व्यापार का संचालन, कहने का मतलब ये है जिस प्रकार का आदेश उसके मालिक के द्वारा, प्रधान के द्वारा, नियोक्ता के द्वारा जो आदेश प्रसारित किए जाते हैं, उन आदेश के अनुसार ही एक एजेंट को कार्य करना चाहिए। तो उसका पहला कर्तव्य है। मतलब ऐसा ना हो कि एक मालिक ने कहा कि पूरे दिन की बिक्री आप 3 बजे के बाद बैंक में जमा कर दो, पता चला कि वो 2 तक रखे रहा अपने पास पैसा, बैंक में जमा नहीं किया, जबकि उसको कैसे निर्देश हैं कि प्रत्येक दिन की बिक्री को उस दिन आपको बैंक में जमा करना है, और 3 दिन बाद वो चोरी हो जाती है पैसा, तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भरने की किसकी होगी? एजेंट। क्यों? क्योंकि एजेंट ने नियोक्ता के आदेशानुसार कार्य नहीं किया। तो अगर नियोक्ता के आदेशानुसार वो कार्य नहीं करता है और कोई क्षति होती है तो उसकी पूर्ति करने का दायित्व तो उस एजेंट का होगा। तो प्रथम कर्तव्य जो कि
एजेंट का होता है आदेशानुसार व्यापार का संचालन करना। दूसरा, आदेशों के अभाव में प्रथानुसार कार्य करना, इन एब्सेंस ऑफ डायरेक्शन टू कंडक्ट बिजनेस अकॉर्डिंग टू कस्टम्स। कभी कभी ये होता है कि आदेश नहीं है, आदेशों के अभाव में कई बार प्रथाओं के अनुसार भी काम करना पड़ता है। जैसे बहुत वर्षों से किसी व्यापारी की प्रथा रही है कि उसके यहाँ केवल नगद व्यापार ही होता है, उधार नहीं होता है। वर्षों से ये प्रथा उसकी चली आ रही है, ठीक है। तो अब जब नया एजेंट नियुक्त हुआ तो उसको लिखित में देने की आवश्यकता नहीं रही, क्योंकि ये प्रथा चली आ रही कि उसके यहाँ केवल नगद व्यवहार ही किए जाएंगे। तो ये कस्टम है, ट्रेडिशन, उसका प्रथा है। अब अगर मान लीजिए उस प्रथा के बारे में वो एजेंट को अवगत है, लिखित में नहीं दिया, लेकिन उस प्रथा के बारे में अवगत है कि इस व्यापार में उधार विक्रय नहीं होता है, वर्षों से प्रथा चली आ रही है, ठीक है, और वो कर देता है उधार और पैसा डूब जाता है, ठीक है। तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी? एजेंट की। तो अगर मान लीजिए स्पष्ट आदेश नहीं है तो जो प्रथा है उस व्यापार की, उस प्रथा के अनुसार कार्य करे। वो उचित सावधानी, चतुराई तथा परिश्रम से कार्य करना। नेचुरल है कि प्रत्येक एजेंट को टू कंडक्ट द बिजनेस विथ रीजनेबल केयर, स्किल एंड डिलीजेंस, अर्थात उसको उचित चतुराई, सावधानी से हमेशा कार्य करना चाहिए। मतलब यह हुआ कि एक एजेंट के पास मालिक का कोई माल पड़ा हुआ है, ओपन में पड़ा हुआ है, जनवरी फरवरी में ओपन में पड़ा हुआ है, ठीक है ना। इसके बाद उसको पता है कि आगामी दिनों में जब जून जुलाई का सीजन आएगा तो निश्चित रूप से बारिश होगी, और उसकी ये ड्यूटी है कि चतुराई से उस माल को ऊपर वो छाया करे या पानी से बचाने का उपाय करे। ये तो इतना तो कॉमन सेंस उसमें होना चाहिए। तो उचित सावधानी, हर कार्य के लिए मालिक डायरेक्शन नहीं देगा, कुछ चीजें ऐसी होंगी कि उसको अपने कॉमन सेंस से वो काम करना पड़ेगा, ठीक है। उचित सावधानी, चतुराई तथा परिश्रम से उसको कार्य करना चाहिए। हिसाब रखना तथा उसे प्रस्तुत करना, प्रत्येक एजेंट का ये कर्तव्य है कि प्रॉपर अकाउंट्स उसको रखना चाहिए, ठीक है। जो भी उसके द्वारा, प्रधान के द्वारा जो भी लेखांकन पद्धति उसको बताई गई है, उस पद्धति के द्वारा प्रॉपर अकाउंट्स उसको रखना चाहिए। और समय समय पर जब भी मालिक चाहे, देखना चाहे अपने अकाउंट्स को, तो उसके सामने वो प्रस्तुत करे, ठीक है। ये भी उसका कर्तव्य है। कठिनाई के समय नियोक्ता को सूचित करना। अगर मान लीजिए कभी कभार ये भी होता है कि कार्य करते समय कई अड़चनें भी आ जाती हैं, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कोई अड़चन आती है उसके सामने, व्यापार संचालन में उसको असुविधा होती है, तुरंत उसको सूचित करें, ठीक है। और जो भी निर्देश हैं वो अपने प्रधान से प्राप्त करें, ऐसा नहीं कि खुद अपने ही मन से कार्य कर दे वो, ठीक है। तो कठिनाई के समय, और वो कठिनाई जायज हो, ठीक है, जिसमें वो निर्णय ना ले सके, तो अपने नियोक्ता को बाकायदा वो सूचित करें कि ये कठिनाई है, आ रही है, इसमें हमें निर्देश दें कि हम किस प्रकार इसको कार्य करें। निज के हिसाब में व्यवहार ना करना। कभी कभी क्या होता है कि एजेंट अपना कुछ, उसका स्वयं का भी व्यापार चलता है और वो एजेंसी भी लिए रहता है, ठीक है। मान लीजिए कोई रियल एस्टेट में काम करता है, मकान खरीदना बेचने का काम करता है, खुद भी बेचता है और किसी की एजेंसी भी लिए हुए है उसके द्वारा भी। तो अपना व्यापार और उसका व्यापार, मतलब एजेंसी का व्यापार और स्वयं का व्यापार का बिल्कुल सेपरेट हिसाब किताब रहे। क्लियर है ना? अपने व्यापार को और एजेंसी के व्यापार को मिक्स ना करे बुआ। तो निज के हिसाब में व्यापार नहीं करना चाहिए, ये भी एक एजेंट के कर्तव्य में आता है। प्राप्त धन को नियोक्ता को वापस करना। कई बार आप लोगों ने सुना होगा कि कई एजेंट पैसे को लेके चंपत हो जाते, भाग जाते हैं, ठीक है ना। तो ये उसका कर्तव्य है एक एजेंट का कि जो भी उसको
धन प्राप्त हुआ है, जो भी उसने बिक्री की है एजेंसी अनुबंध में, पूरी की पूरी बिक्री, पूरा का पूरा पैसा वो विधिवत रूप से जैसा भी उसने निर्देश दिया है मालिक ने, वैसा उसका वो पालन करे। ठीक है। अपने अधिकार का हस्तांतरण ना करना। कभी कभी क्या होता है, पता चला कि वो एजेंट किसी तीसरे व्यक्ति को सौंप के कोई दूसरा कार्य करने लगा, तो ये नहीं करना। अर्थात उसको जो अधिकार दिया गया है उसके प्रधान के द्वारा, उसके मालिक के द्वारा, बिना उसको सूचित किए, बिना उसकी अनुमति के अपने अधिकार को वो डेलीगेट नहीं कर सकता। ध्यान रखिएगा इस चीज को, अपने अधिकार का हस्तांतरण वो नहीं कर सकता है। यह भी एक एजेंट का कर्तव्य है। प्राप्त सूचना को नियोक्ता के विरुद्ध प्रयोग ना करना। कभी कभी ये होता है, कुछ चीजें, कुछ सूचनाएं ऐसी प्राप्त हो जाती हैं, गोपनीय रहती हैं। ठीक है, नेचुरली है, क्योंकि वो नियोक्ता की ओर से कार्य कर रहा है और उस सूचना का प्रयोग वो उसके अगेंस्ट कर सकता है, ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है ना। नियोक्ता की मृत्यु अथवा पागलपन की दशा में उसके हितों की रक्षा करना। कभी कभी ये हो जाता है, कुछ परिस्थितियां ऐसी ऐसी प्रतिकूल आ जाती हैं कि नियोक्ता की मृत्यु हो जाती है या पागल हो जाता है वो, तो ऐसी दशा में उसके हितों की हमेशा रक्षा करना एक एजेंट का कर्तव्य होता है। क्लियर हो गया। नियोक्ता के माल पर कोई विपरीत अधिकार स्थापित नहीं करना। कई लोग क्या करते हैं, कई बार कब्जे ही कर लेते पूरे उसके व्यापार पे। ठीक है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। नियोक्ता के माल पर कोई विपरीत अधिकार स्थापित नहीं होना चाहिए। नॉट टू सेट अप एडवर्स टाइटल। ये तो हमने देखे कि एक नियोक्ता के प्रति उस एजेंट के क्या कर्तव्य होते थे। तो वैसा तो है नहीं कि कर्तव्य ही हों, अब उसके कुछ अधिकार भी होते हैं। ठीक है, इसको अपन कहते हैं नियोक्ता के प्रति एजेंट के अधिकार। ठीक, राइट्स ऑफ एजेंट। पहला जो अधिकार है वह है प्राप्त धन को रोके रखने का अधिकार। प्राप्त धन को रोक कर रखने का अधिकार। प्राप्त धन मतलब जो उसने, उसकी बिक्री, उसको कार्य करके एजेंसी के अनुबंध में एक एजेंट ने जो कार्य किया है, उस कार्य करने के प्रतिफल स्वरूप उसके पास जो पैसा प्राप्त हुआ है वो उसको रोक सकता है, लेकिन यथोचित कारण होना चाहिए। कि जैसे मान लीजिए कई समय तक मालिक ने उसका पर्याप्त कमीशन ही नहीं दिया, ठीक है ना, तो वो रोक सकता है, पैसे को अपने पास रोक सकता है तब तक जब तक उसका प्रॉपरली कमीशन ना दिए जाए। कुछ आवश्यक खर्चे कर देता है एजेंट, उन किए गए खर्चों की भरपाई करने का उत्तरदायित्व मालिक का होता है। अगर वो नहीं करता है तो उसके धन को तब तक वो अपने पास में रोक सकता है, उसका राइट है। ठीक है। पारिश्रमिक पाने का अधिकार ये प्रत्येक एजेंट का कर्तव्य है। ये प्रत्येक एजेंट का ये अधिकार है कि जो भी उनके बीच में प्रतिफल तय हुआ है, यदि जो भी बीच में आपस में पारिश्रमिक तय हुआ है, तो उसके अनुसार पारिश्रमिक पाने का उसको अधिकार है। मान लीजिए दोनों के बीच एग्रीमेंट हुआ कि आपस में जो भी बिक्री की जाएगी उस पर एजेंट को 10% कमीशन मिलेगा, ये उनके लिखित अनुबंध में, तो उतना तो उसको प्राप्त करने का अधिकार है। किसको? एजेंट। हानि रक्षा का अधिकार। हानि रक्षा का अधिकार का मतलब होता है कार्य करते हुए एजेंट द्वारा कार्य करते करते यदि कोई उसकी हानि हो जाती उसको, है ना, कोई मान लीजिए कि उसका वो कार्य कर रहा है और उसके शरीर को कोई चोट पहुंच जाती है कार्य करते, व्यापार करते, उसका कार्य करते हुए, एजेंसी अनुबंध का कार्य करते हुए, तो उस हानि की पूर्ति करने का अधिकार किसका है? कर्तव्य किसका है? प्रधान का है वो कर्तव्य, इसका वो अधिकार हो जाएगा। किसका? एक एजेंट का। कि हानि रक्षा का उसका अधिकार है कि उस कार्य करते हुए उसको जो क्षति हुई है उसको प्राप्त करने का अधिकार किसका है? एक एजेंट का। क्लियर? नियोक्ता की उपेक्षा तथा चतुराई के अभाव में एजेंट का अधिकार। नियोक्ता की उपेक्षा तथा चतुराई के अभाव में एजेंट,
कई बार क्या होता है, कई प्रधान, कई मालिक अपने एजेंट को बिल्कुल निग्लेक्ट करते हैं, ना समय पर उनका कमीशन देंगे, ना हानि की पूर्ति करेंगे, ठीक है, ना प्रॉपरली उनका ध्यान रखेंगे। तो इसके भी अधिकार होते हैं कि अगर मान लीजिए ऐसा जानबूझ के किया जाता है तो वो उसके व्यापार के संचालन से भी इंकार कर सकता है, वो पैसे को भी रोक के वो रखा जा सकता है, ठीक है। अगर जानबूझ के अगर उसकी उपेक्षा हो रही है तो उस स्थिति में निर्धारित समय से पूर्व एजेंसी क्या होता है, कभी कभी जब एजेंसी की स्थापना होती है तो टाइम पीरियड उन दोनों के बीच में अगर ऐसा हुआ कि 1 जनवरी 2015 से 31 दिसंबर 2015 के बीच में कोई कार्य करने का ए और बी के बीच में एक एजेंसी का अनुबंध हुआ, ठीक है। ए ने मान लीजिए जुलाई में ही वो तोड़ दी अनुबंध को, अगर ऐसा कर देता है तो उसको जो क्षति होगी, किसको, एजेंट को, उसको प्राप्त करने का पूरा इसको अधिकार है, ठीक है। तो निर्धारित समय से पूर्व एजेंसी समाप्त करने पर क्षतिपूर्ति, यदि मान लीजिए निर्धारित समय से पहले एजेंसी वो समाप्त कर देता है तो उसकी जो भी क्षति होती है उसको पूर्ति करने का अधिकार है एजेंट को। माल को मार्ग में रोकने का अधिकार, पहले तो इसको ये शर्त है, इस अधिकार का प्रयोग तभी वो कर सकता है जब माल मार्ग में हो। मान लीजिए माल वापस चला गया तो इसका उपयोग नहीं कर सकता वो। कुछ माल को उसने प्रधान के पास रवाना कर दिया, इसको पता चला कि उसका कमीशन उसने नहीं भिजवाया, तो तब तक वो बिल्टी डिलीवर नहीं करे। अगर माल मार्ग में हो, अगर मान लीजिए उसके पास पहुंच गया हो, तब तो वो अधिकार का प्रयोग नहीं कर सकता, तब तक वो माल मार्ग में अगर है तो रोकने का अधिकार है उसको। ये आज आपके सामने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी का अनुबंध के बारे में आज मैंने अपना पूरा लेक्चर दिया। अब आपकी ओर से यदि कोई प्रश्न है तो उन प्रश्नों का स्वागत है आपका। प्लीज, अगर मान लीजिए कोई ऐसे जिज्ञासाएं। हेलो, हाँ जी, पीजी कॉलेज पन्ना से। क्या नाम आपका? शोभना तिवारी। हाँ कहिए। क्या एजेंसी के लिए प्रतिफल आवश्यक है? देखो, मैंने आपको बताया था कि एजेंसी के लिए प्रतिफल का होना आवश्यक नहीं है। एजेंसी सशुल्क भी हो सकती है और निःशुल्क भी हो सकती है। जब हमने वैध अनुबंध के आवश्यक लक्षण पढ़े थे तो उसमें आपने पढ़ा होगा कि वैध अनुबंध के लिए प्रतिफल होना आवश्यक है, लेकिन जब आपने उसके अपवाद पढ़े हुए होंगे तो वहां एजेंसी का अनुबंध आता है कि एजेंसी के अनुबंध के लिए प्रतिफल का होना आवश्यक नहीं है। बिना प्रतिफल के भी एजेंसी का अनुबंध हो सकता है, जिसको अपन निःशुल्क कहते हैं, ठीक है। थैंक यू। और कोई जिसके मन में कोई जिज्ञासा हो, स्वागत है आपके प्रश्नों का। हेलो। हाँ जी सर, झाबुआ कॉलेज से। क्या नाम आपका? सर मेरा नाम राकेश बघेल है। हाँ जी कहिए। सर आपने बताया है कि ये एजेंट की नियुक्ति स्वस्थ मस्तिष्क और वयस्क व्यक्ति कर सकता है, तो क्या कंपनी या साझेदारी में जो एजेंट होते हैं थोड़ा सा माइक को आप थोड़ा, हाँ अब पूछे। हाँ पूछे। सर आपने बताया है, अब मेरी आवाज आ रही है आपके पास क्लियर? हाँ कहिए आ रही। आपने बताया है कि एक व्यक्ति, वयस्क व्यक्ति और स्वस्थ मस्तिष्क वाला व्यक्ति ही एजेंट बन सकता, नियुक्त किया जाता। 183 जो धारा आपने बताया है, तो लीगल के अंतर्गत क्या कंपनी एजेंट को नियुक्त नहीं कर सकती है, या साझेदारी में एजेंट नियुक्त नहीं किए जाते हैं क्या? काय में? कंपनी में या साझेदारी में एजेंट नियुक्त नहीं किए जाते हैं क्या? क्यों नहीं किए जाते हैं? बिल्कुल किए जाते हैं, लेकिन उसकी शर्त है, एजेंट जो बनाता है उसको भी वयस्क और स्वस्थ मस्तिष्क का होना चाहिए,
और एजेंट जो बनता है उसको भी वयस्क और स्वस्थ मस्तिष्क होना चाहिए, तब ही उनमें लीगल रिलेशनशिप स्थापित होगा। एक Clear हो गया? गत्या अवरोधक, एक वर्ड यूज किया है आपने, गत्या अवरोधक, गत्या अवरोध, हाँ, एक वर्ड यूज किया है, उसका मीनिंग क्या होता है सर? गत्यावरोध स्टॉपिल होता है, जिसकी दूसरा उसका पर्यायवाची शब्द प्रदर्शन द्वारा भी होता है। ठीक है ना? साक्ष्य अधिनियम एक आता है, उसमें इस शब्द का प्रयोग किया गया है, और एक्चुअल में जो सरल भाषा है उसकी, प्रदर्शन द्वारा एजेंसी की स्थापना। हेलो सर, एक और बात है सर, भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार क्या बिजनेस लॉ में चेंज हुआ है? नहीं, अब आपने इसको सब्जेक्ट से अब अलग हट गए। ये आज का जो मेरा टॉपिक था वो बिजनेस लॉ का था। कंपनी एक्ट में तो हुआ है, कंपनी एक्ट में तो हुआ है, कंपनी एक्ट चेंज हुए हैं क्या? मैं जानना चाहता हूँ। कंपनी एक्ट में तो हुआ है परिवर्तन, जो आपका नया हुए हैं, जिस तरीके से 2013 में कंपनी एक्ट में परिवर्तन हुआ है, उस तरीके से क्या इस अनुबंध या कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी में भी चेंजेस हुआ? नहीं नहीं, अभी नहीं। देखिए एक मिनट बैठिए। क्या होता है, कभी भी कोई, जैसे मान लीजिए आपने इनकम टैक्स आप पढ़ते हैं, इनकम टैक्स आप पढ़ते हैं, इनकम टैक्स में जब भारत के वित्त मंत्री प्रत्येक साल अपना बजट प्रस्तुत करते हैं तो कुछ ना कुछ धाराओं में परिवर्तन होता है। अब मुझसे आप ये पूछें कि क्या कोई परिवर्तन हुआ है, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं किसी धाराओं में परिवर्तन होता है। जैसे इनकम टैक्स में आप लोगों ने देखा होगा, पूरा एक्ट परिवर्तित नहीं होता है, कभी हो सकता है मिनिमम इनकम परिवर्तित हो जाती है, जैसे इस साल कर दी उनने मिनिमम, कभी 80C की धाराओं उसमें सीमाओं में परिवर्तन हो जाता है। तो अगर आपका जो प्रश्न है हुआ कि नहीं हुआ, तो देखिए हर साल प्रत्येक एक्ट में थोड़ा बहुत संशोधन होता है। जैसे इंडियन कंपनी एक्ट में इस साल आपकी कारपोरेट अकाउंट में थोड़ा बहुत परिवर्तन हुआ है। हेलो, ठीक है, हम सर विषय पर आते हैं। जरा मैं गवर्नमेंट पीजी कॉलेज गुना से बोल रहा हूँ। हेलो आप? हाँ जी, मैं पीजी कॉलेज गुना से बोल रहा हूँ। आप नाम बताइए, एजेंसी की स्थापना की विधियां बताइए सर। कृपया अपना नाम बताएं, कृपया अपना नाम बताएं। विजयवर्गीय बोल रहा हूँ सर। कौन? पूरा नाम? प्रोफेसर R.K. विजयवर्गीय। मेरा विजयवर्गीय जी आपसे अनुरोध है, मैं आपका साथी हूं। आप अगर ये प्रश्न आप मुझसे पूछेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आपको शोभा देगा, स्टूडेंट्स को आप पूछने दें। अगर आप प्रश्न मुझसे करेंगे तो ये तो मैं समझता हूँ उचित नहीं है विजयवर्गीय जी। नहीं ऐसा, आप जवान प्रोफेसर हैं, कहाँ से? गुना कॉलेज से। एक संदेह की स्थिति है सर, इसलिए क्योंकि मैं क्लास में पढ़ा चुका हूँ। हाँ जी, मुझसे पूछ रहे हैं कि आपने ऐसा पढ़ाया और यहाँ ऐसा हाँ, बताया। बताएं बताइए आप। सर स्थापना की जो विधियां हैं, हाँ, उसमें गर्भित अधिकार द्वारा स्थापित एजेंसी और प्रदर्शन के द्वारा स्थापित एजेंसी, हाँ, दोनों को एक बार आप और बता दें तो इनका संदेह दूर हो जाएगा। हाँ, बिल्कुल। देखिए सामान्य रूप से क्या होता है कि गर्भित अधिकार के द्वारा ये होता है कि हमने एजेंसी की स्थापना की विधियां बताई, तो सबसे पहले बताया स्पष्ट अधिकार के द्वारा। और गर्भित अधिकार ये होता है छुपा हुआ अधिकार, स्पष्ट नहीं होता है, लेकिन उस समय ऐसी परिस्थितियां निर्मित हो जाती हैं कि उनमें एजेंसी की स्थापना हो जाती है। पहले से लिखित में नहीं दिया जाता है, पहले से मौखिक आदेश नहीं दिया जाता है, लेकिन दोनों के बीच ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं कि एजेंसी की स्थापना हो जाती है। दैट इज गर्भित अधिकार, छुपा हुआ अधिकार, बाद में फिर स्पष्ट हुआ। और प्रदर्शन के द्वारा सामने, जब सामने एक पूरा हम उसका उत्तर दे दें प्लीज। सामने प्रदर्शन के द्वारा का मतलब होता है कि अगर मान लीजिए ए मालिक है, बी उसकी ओर से कोई कार्य कर रहा है, ठीक है, सी का थर्ड पक्षकार है। मान लीजिए पहले से एजेंसी की स्थापना नहीं है, ए की तरफ से बी मान ले बेच दिया, जबकि एजेंट नहीं है वो, लेकिन उसने अपने हाव भाव से ऐसा प्रदर्शन कर दिया कि ए इसका एजेंट है और बेच दिया, तो ये प्रदर्शन के द्वारा एजेंसी की स्थापना हो जाएगी। थोड़ा सा लगभग ऐसा लगता है कि समान हो। थैंक यू सिंगर जी, मेरा अन्यथा कोई उद्देश्य नहीं था, बच्चों को थैंक यू, धन्यवाद। हेलो, थैंक यू सर। हमीदिया कॉलेज भोपाल। हाँ जी सर भोपाल। हाँ जी, हाँ बताएं, हमीदिया वाले पूछें। सर कंसिडरेशन एजेंसी में क्यों नहीं होता है, एक बार एग्जांपल के साथ बता दीजिए। देखिए
स्पष्ट है इसका उत्तर कि एजेंसी सशुल्क भी हो सकती है, निःशुल्क भी हो सकती है। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के लिए निःशुल्क काम भी तो कर सकता कि नहीं कर सकता? सर, आप तो फिर बताएं। वो कॉन्ट्रैक्ट कैसे होगा? नहीं, तो यही तो मैं कह रहा हूं, हर चीज का अपवाद होता है, एक्सेप्शंस होते हैं, हर चीज के अपवाद होते हैं। वैध अनुबंध के आवश्यक लक्षणों में अपन ने पढ़ा है कि वैध अनुबंध के लिए प्रतिफल का होना आवश्यक है, नीचे अपवाद लिखे हुए हैं। निम्नलिखित अनुबंधों में प्रतिफल का होना जरूरी नहीं है, बिना प्रतिफल के भी वो अनुबंध वैध होगा, दैट इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। अर्थात सर, लेकिन मैंने एक जगह अनुबंध एक ऐसा अनुबंध है जो बिना प्रतिफल के भी वैध होता है। सर, मैंने एक जगह पढ़ा है कि एजेंसी में एक जब कॉन्ट्रैक्ट होता है उस टाइम नहीं दिया जाता है कंसिडरेशन, लेकिन थोड़े मतलब बाद में दिया जाता है एजेंट को कंसिडरेशन। नहीं, देखिए स्पष्ट है बिल्कुल, सशुल्क एजेंसी की स्थापना भी होती है और निःशुल्क भी होती है। एजेंसी में प्रतिफल का होना जरूरी नहीं है, सामान्य रूप से होता है, वो एक अलग बात है, क्योंकि आजकल जो बिना पैसे के कोई काम नहीं करता, लेकिन कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं कि जहां निःशुल्क भी काम होते हैं। क्लियर हो गया? तो सर ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, मतलब होगा। वैध कॉन्ट्रैक्ट नहीं बोला जाएगा? नहीं, क्यों नहीं? अरे मैंने आपसे क्या कहा, एजेंसी के अनुबंध में प्रतिफल का होना आवश्यक नहीं है, अर्थात बिना प्रतिफल के भी वो वैध मानी जाएगी। ठीक है सर, थैंक क्लियर यू। हो गई? सर थैंक डिमंडी यू। कॉलेज से क्वेश्चन है। हाँ जी, हेलो। सर डिमंडी गवर्नमेंट कॉलेज से क्वेश्चन है, अव्यापारिक एजेंट किस प्रकार का होता है? देखिए ऐसा है, कई चीजें आजकल आप लोगों ने देखी होंगी। एक व्यक्ति ने अपनी किराने की दुकान चलाने के लिए दूसरे को नियुक्त कर दिया, तो व्यापारिक होगा ना? क्लियर हो गई बात आपको? ठीक। यस सर। दूसरे अब आप अव्यापारिक की सुनिए ना, आप व्यापारिक सुन लिया आपने, अव्यापारिक। कभी कभी क्या होता है, कानूनी सलाह के लिए अपना एजेंट बनाया, ठीक है ना, या टेक्निकल सलाह के लिए एजेंट बनाया, तो दैट इज अव्यापारिक भी हो जाएगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू सर। थैंक यू। और किसी का प्रश्न है? हेलो। हाँ जी, हेलो हाँ सर, जी, हाँ जी। आपने हाँ झाबुआ कॉलेज से आपने ये हाँ जी। थोड़ी देर पहले मेरी टॉकिंग हुई थी आपसे, हम्म। तो आपने बताया था कि विश्वास बताएं आप ना, नाम बताएं, सर मेरा बताइए। नाम राकेश बघेल है और पहले जी, जी। मैं आपसे क्वेश्चन कर चुका हूँ जी, अभी जी, हाँ, पिछली क्लास। कहिए आप। आपने लिखा उसमें एक विश्वास आश्रित, ठीक, हाँ जी, विश्वास आश्रित संबंध। हाँ हाँ, हाँ, तो इसका मीनिंग तो ये होता है विश्वास आश्रित दोनों के बीच विश्वास होना चाहिए, ये होता है ना? बिल्कुल, पर बिजनेस में तो ये कहा जाता है कि बिजनेस में किसी पे विश्वास न किया जाए, तो ये तो नहीं, दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। हाँ, आप सुनिए, ये जो आप गैर तार्किक प्रश्न अपन को नहीं करना चाहिए, बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ कॉमर्स। समझ में आ गया ना बात को आपको? कि आप कहें कि साहब आजकल को बिजनेस में चोरियां हो रही, ये हो रही, वो उसको धोखा दे रहा है, लेकिन हमारी कॉमर्स की जो हमारे यहाँ व्यापार की परिभाषा दी गई है कि क्रेता और विक्रेता में आपस में विश्वास आश्रित म्यूचुअल फेथ रिलेशनशिप होना चाहिए। अब कुछ चीजें पुस्तकों के अगेंस्ट, बिल्कुल जो पुस्तकों में लिखी वो नहीं हो रही, तो हम उसको झुटला नहीं सकते ना। हमेशा एजेंसी के संबंध में विश्वास आश्रित संबंध तो होना ही चाहिए। ऐसा थोड़ी होता है कि साहब हो नहीं रहा तो हम सिद्धांतों को थोड़ी छोड़ सकते हैं। सिद्धांत तो आपको पढ़ना पड़ेगा ना। अपन कहीं अपने को ये तो पढ़ना ही पड़ेगा, मतलब अपने को ये तो पढ़ना ही है। हाँ जी, ठीक है सर, थैंक यू। हेलो हाँ जी, सर, मैं टिमन्नी कॉलेज से हूँ, माया। हाँ, आप नाम बताएं अपना। माया। हाँ जी, सामने आके पूछे प्रश्न, खड़े होकर पूछे। हाँ जी, पूछे। जे बहना वे लक्षण वे तो कुछ अलग अलग से लग रहे, चेंज है जी, जिस अनुबंध होना, साझेदारों की संख्या, पात्रता, व्यवसाय का होना, कुछ चेंज से लग रहे सर। क्या प्रश्न को व्यवसाय के स्पष्ट पूछे, प्रश्न को आप स्पष्ट रखें। हाँ सर, वो है ना आवश्यक तत्व, ये है ना साझेदारों की संख्या, ये मतलब हाँ। नहीं कि लक्षण ही तो है, पर अलग अलग चेंज क्यों लग रहे हैं?
अब तुम हमसे साझेदारी पूछ रहे कि पढ़ के आ रही हो, बिजनेस लॉ पढ़ा रहे। आज हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी पे बात कर रहे हैं कि पार्टनरशिप पे बात कर रहे हैं? नहीं, आज मैंने लक्षण की पार्टनरशिप तो नहीं पढ़ाई ना आपको। हाँ। क्या पढ़ा है आपको आज? मेरा लेक्चर था एजेंट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी, पार्टनरशिप तो नहीं पढ़ाई ना कि कम से कम नहीं 2 पढ़ा। सदस्य होना, अधिकतम 20 होना, बैंकिंग व्यवसाय में 10 होना, ये तो नहीं पढ़ाया ना अभी मैंने। तो नहीं आप जो पढ़ाया। विषय मतलब पढ़ाया ये तो हाँ तो हाँ, वो है ही तो वही। नहीं, अरे पार्टनरशिप एक्ट अलग है, कॉन्ट्रैक्ट आपने ऑफ बताया एजेंसी स्पष्ट अलग है। अधिकार- हैं? हाँ स्पष्ट अधिकार बताया, लिखित होना या मौखिक होना वो तो वही है ना। हाँ नहीं, वो तो अरे क्या, जैसा मैंने आपको बताया, आपका पार्टनरशिप एक्ट है, कंपनी एक्ट है, ठीक है, भारतीय अनुबंध अधिनियम है, एजेंसी का अनुबंध है, गिरवी का अनुबंध है, ये सब ऐसी चीजें होती हैं कि वैध अनुबंध के इनमें सब में आवश्यक लक्षण होना चाहिए, लेकिन इसमें कुछ विशेषताएं उस विशेष अनुबंधों की भी होना चाहिए, ठीक है ना। तो जो हम एजेंसी की विशेषताएं पढ़ते हैं तो उसमें हाँ। जो वैध अनुबंध के लक्षण होते हैं वो तो होना ही चाहिए। अब एजेंसी की भी कुछ विशेषताएं होती हैं, विशिष्ट विशेषताएं कहते हैं एजेंसी उसकी पार्टनरशिप अनुबंध की, वो तो उसमें होना ही चाहिए, जी सर। ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच। सर मैं टिमरनी कॉलेज से बोल रही हूँ, सुरभि। एजेंसी की स्थापना में गत्या अवरोध या प्रदर्शन द्वारा कैसे की जा सकती है? अरे जैसा मैंने आपको कितनी बार, अभी एक जन ने और मुझसे पूछा था, इस प्रश्न का मैं 2 बार उत्तर दे चुका हूँ कि प्रदर्शन का मतलब होता है 2 पक्षकारों के बीच में इस प्रकार से हाव भाव स्थापित होना कि ये लगे, ये प्रदर्शित हो कि दोनों एक एजेंट है, एक मालिक है, जबकि पहले से उनके बीच में अनुबंध नहीं है, लेकिन उसके प्रदर्शन के द्वारा, उसके हाव भाव के द्वारा ऐसा महसूस हो कि वो उसकी ओर से काम करने के लिए नियुक्त हुआ है, पहले से जबकि नहीं है, उसके प्रदर्शन से ऐसा लग रहा है, तो फिर वो बाद में एजेंसी की स्थापना हो जाएगी, दैट इज प्रदर्शन के द्वारा। चलिए, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।